नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इसमें आपको क्या दिख रहा है, नाट्य शास्त्र। तो हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र से संबंधित जितने ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करेंगे। भरत मुनि को संबंधित नाट्य शास्त्र से जितने प्रश्न पूछे गए उन पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों नाट्य शास्त्र से संबंधित कौन कौन से अभिलेखी साक्ष्य हैं, क्योंकि इन अभिलेखों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन पे चर्चा करेंगे। और साथ साथ दोस्तों ये भी देखेंगे कि नाट्य शास्त्र से संबंधित कौन कौन सी अन्य किताबें हैं जिन्हें आपको याद होना चाहिए, वो देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह चलती रहती हैं और कोई भी न्यूज़ होती है वहाँ पहले आ जाती है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर 3 सीरीजें चल रही हैं। नंबर 1 तो इतिहास जानने के स्रोत पे, ये हम लोग श्रृंखला उसी क्रम में आज ये नाट्यशास्त्र पे चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग पाषाण काल भी स्टार्ट किए हैं। तीसरा हम लोग मतलब पिछले साल के जो प्रश्न आए हैं वो वन लाइनर के रूप में उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों जो नाट्यशास्त्र से संबंधित जितनी भी किताबें हैं इनका चपरासी खलासी से लेके यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी जितने आज तक प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों का यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें मैंने आपको बताए थे 3 स्रोत, धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। और दूसरा होता है पुरातात्विक। तो धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, हम लोग तीनों की चर्चा कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, एक एक सेगमेंट पे हमने चर्चा की है, वो देखें। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं धर्मेतर साहित्य। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों पहला तो यही प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र जो नाटक था ये किसे दिया गया था। तो दोस्तों ये भरत मुनि को दिया था। किसने? ब्रह्मा ने। ये माना जाता है, ऐसे हिंदू मैथोलॉजी है। क्या प्रश्न बनता है कि ब्रह्मा ने पहली बार नाट्य शास्त्र को 5वें वेद के रूप में किसे सौंपा था। तो दोस्तों भरत मुनि को। तो ये किसने सौंपा था? ब्रह्मा ने। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय परंपरा में नाटकों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो वेदों से। वेदों से कौन कौन से वेद से? तो दोस्तों चारों वेद से। जो ये नाट्य वेद की रचना हुई, ये नाट्य भरत मुनि ने किसे सोचा? नाट्य शास्त्र की रचना की। और दोस्तों ये वेदों से नाट्य शास्त्र लिखा गया। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से क्या लिया गया? संवाद। सामवेद से क्या लिया गया? संगीत। यजुर्वेद से क्या लिया गया? अभिनय। और अथर्ववेद से क्या लिया गया है? रस तत्वों को। तो दोस्तों इन चारों वेदों से मिला के ये संवाद, संगीत, अभिनय और रस तत्वों को लेके नाट्य शास्त्र की रचना हुई। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है। जो भारत के नाटक हैं तो उनका दोस्तों ऋग्वेद का संवाद सूत्र आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय नाटकों की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? ऋग्वेद का संवाद सूत्र। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि नाटक पर लिखे जाने वाला यह प्राचीनतम मानक ग्रंथ है। कौन सा? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो आपको ये भरत ऋषि यही वाले हैं, भरत ऋषि जिसे क्या नाम ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र दिया। तो दोस्तों प्राचीनतम मानक ग्रंथ कौन है नाटक पर? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। और ये ऋग्वेद के संवाद सूत्र से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये भरत मुनि के बाद हुए एक नाट्यशास्त्र पर टीका किसने लिखा? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों अभिनव गुप्त ने लिखा। अब अभिनव गुप्त के बाद दोस्तों भास आते हैं। इन्होंने नाटकों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उनसे भास के जो किताबें हैं उनसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों भास द्वारा संस्कृत में 13 नाटकों को किस काल में लिखा गया? मौर्योत्तर काल में। और इन 13 नाटकों को खोज किसने की? 1909 में। किसने और कहाँ की थी? गणपति शास्त्री ने केरल से खोजा था। क्या? ये 13 नाटक किसके? भास के। भाग ने ये 13 नाटक संस्कृत में लिखे। ये कब कौन से काल की है? मौर्योत्तर काल की। तो दोस्तों इस स्लाइड में आपको ये क्या याद रखना है कि भरत ऋषि को नाट्य शास्त्र किसने सौंपा? ब्रह्मा ने। और इन्हें इन्हें ये नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वेदों से। वेदों में किसमें? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। इसमें संवाद, संगीत, अभिनय और रस तत्वों से। तो इसके बाद आपको ये ऋग्वेद से कौन से? ऋग्वेद के संवाद सूत्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। नाटक पे प्राचीनतम मानक ग्रंथ कौन है? ये याद रखनी है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र पे टीका कौन सी लिखी गई है? ये याद रखना, अभिनव गुप्त। आपको ये याद रखना है कि ये 13 नाटक मौर्योत्तर काल के हैं, किसके? भास के। और ये गणपत शास्त्री ने खोजे हैं। आप ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं कि नाट्यशास्त्र से और रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो जो भास के 13 नाटक थे दोस्तों, जिसे गणपत शास्त्री ने केरल से खोजा था। तो ये लौकिक संस्कृत का पहले इन्हें साहित्यकार माना जाता है, लौकिक संस्कृत। और हम लोग लौकिक साहित्यों पे ही चर्चा कर रहे हैं।
तो इनके भास के कौन कौन से दोस्तों नाटक थे? स्वप्न वासव दत्ता, बाल चरित, दूत, घटोत्कच, दरिद्र, चारुदत्त, प्रतिज्ञा रायण, प्रतिमा नाटक, मध्य मव्यायोग। तो मध्य यम व्यायोग, तो आपको ये इनके नाटक याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट आए तो वैसे 13, लेकिन ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपको ये याद रखना है, ये प्रश्न दोस्तों आपको वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है कि भारत के श्रेष्ठतम नाटककार कौन से हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कालिदास। तो कालिदास उसमें सही आंसर लगाना था। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि प्रणय नाटक को क्या कहते हैं दोस्तों? रोमांटिक, जो रोमांटिक नहीं होती, रोमांटिक ड्रामा। तो रोमांटिक ड्रामा किसके निर्माता कौन थे? हर्ष। तो आपको हर्ष का याद रखना है। फिर दोस्तों आपको एक कश्मीर का शासक हुआ, तो उसका बताइए, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कश्मीर का शासक है जो नाटक में बहुत रुचि था और कुशल कवि और नाटककार था। तो यही प्रश्न पूछा गया था, कश्मीर का कौन सा शासक कुशल कवि और नाटककार था? तो दोस्तों कौन था? मात्रगुप्त। तो आपको इनका नाम याद रखना है। इस तरीके से आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है? भास भास के नाटक, भारत का श्रेष्ठतम नाटककार, रोमांटिक ड्रामा के निर्माता और कश्मीर के नाटककार मात्रगुप्त। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि नाट्यशास्त्र से रिलेटेड कौन से अभिलेख लिखे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होते हैं और यहाँ से निकलेंगे प्रश्न क्लीन बोल्ड होने वाले। तो जिसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण अभिलेख है रामगढ़ का अभिलेख। तो प्रश्न यही सीधे सीधे पूछा जाता है कि नाट्य के संबंध में सबसे प्राचीनतम अभिलेखी विवरण कहाँ मिलता है? तो रामगढ़। और ये रामगढ़ दोस्तों है कहाँ? ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ में, वहीं रामगढ़ है। यहाँ सबसे पहले प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि भारतीय रंगमंच, जिसे नाट्यशाला भी कहते हैं, का सबसे प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों ये दो जगह से मिलते हैं, भारतीय रंगमंच जिसे नाट्यशाला कहते हैं। तो ये एक तो सीतामढ़ी में मिलते हैं और एक जोगीमारा गुहा लेक है। ये दोनों कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इन दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। सीतामढ़ी का नाम याद रखना है, जोगीमारा गुहा लेक का नाम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये आपको ये तो याद ही रखना है कि रामगढ़ की पहाड़ियों से ये दो जगहों को नाम, इनमें यहाँ पे नाट्यशास्त्र के प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन मिलता क्या है दोस्तों? इन रामगढ़ की पहाड़ियों पर क्या है? एक गुहा लेख जो है, इसमें मौर्यकालीन दो लिपियों, एक तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, कैसे भाषा को लिखने के लिए कोई लिपि की जरूरत होती है ना, तो ये रामगढ़ की जो पहाड़ियों में है, इसमें मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि में लिखित प्राकृत भाषा में देवदासी सुत नुका और उसके प्रेमी देवदत्त, जो देवदत्त कहाँ का था? वाराणसी का था, इसका उल्लेख है। कहाँ? ये रामगढ़ की पहाड़ियों में गुहा लेख पे। तो ये दोस्तों देवदासी क्या होता है, हम लोग जल्दी एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उसमें देवदासी से रिलेटेड इनका पूरा इतिहास का करेंगे पोस्टमार्टम। तो आपको ये याद रखना है कि रामगढ़ की पहाड़ियों से ये देवदासी सुतु नुका और देवदत्त की उल्लेख है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये देवदासी शब्द का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ से मिलता है? रामगढ़ से। ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है, बहुत लोग क्लीन बोल्ड हो गए थे कि ये देवदासी का कैसे, बहुत से प्रश्न होते हैं। तो उसमें प्रथम अभिलेखी साक्ष्य के सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य, एरड़ अभिलेख। तो ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि देवदासी शब्द का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ से मिलता है? रामगढ़ से। दोस्तों आपको अगला प्रश्न याद रखना है कि नाट्यशाला और अभिनेत्री है तो एक विश्राम गृह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये भी रामगढ़। तो ये सुतुनुका वाला ये यही है, ये यहीं से एक विश्राम गृह का भी साक्ष्य मिलता है रामगढ़ से। दोस्तों ये अगर पूछा जाए कि किसने नाट्यशालाओं का उल्लेख किया है, तो कौटिल्य ने दोस्तों अपने अर्थशास्त्र में किया है। और अर्थशास्त्र वाला जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो उसे जानते होंगे कि इससे रिलेटेड हम लोगों ने कितने डिटेल से वीडियो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दोस्तों अब आपको याद रखना है कि मौर्य काल में क्या हुआ। तो मौर्य काल में दोस्तों जो पुरुष और महिलाएं थीं, इन कलाकारों को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका। तो दोस्तों पुरुष जो कलाकार थे उन्हें रंगोपजीवी कहा जाता था और जो महिला जो कलाकार थे उन्हें रंगोपजीविनों कहा जाता था। तो आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है? ये रामगढ़ के दोनों जगह याद रखना, सीतामढ़ी जोगीमारा, ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में है। और ये जितने भी रिलेटेड सती देवदासी का अभिलेखी प्रमाण, ये सब आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कुछ अन्य प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न यही पूछा गया था, कौटिल्य का एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें ऑप्शन दिया था कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो क्या स्टेटमेंट था कि किसने यह विधान किया है कि यदि कोई महिला पति को अनुमति के बिना
दिन में नाटक देखने जाए, मतलब कोई महिला अगर बगैर पति को बताए नाटक देखने चले जाए, तो उस पर 6 पड़ का जुर्माना लगाना चाहिए। किसने कहा? कौटिल्य ने। क्यों ऐसा दोस्तों कहा? जब हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से बिल्कुल बिल्कुल बखिया उधेल के फेंक देंगे मौर्य साम्राज्य की। अब दोस्तों इसके प्रश्नों की बखिया उधेलेंगे मौर्य समाज की नहीं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा चुका है कि बलिबंध या कंसबंध जैसे नाटकों का प्रस्तुतिकरण का उल्लेख कहाँ है? तो दोस्तों ये भी पतंजलि के महाभाष्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला। दोस्तों अन्य कुछ प्रश्न जो इस नाट्यशास्त्र से पूछे गए हैं, जैसे भारत के प्रागैतिहासिक काल की नाट्यशाला का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर था भीमबेटका। भीमबेटका में वगैरह में चित्र वगैरह पाए गए हैं। लेकिन ये इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं, नाट्यकार। इतिहासकार सबसे पहले उसी को मानते हैं, किसे? ज्योतिमणि, जो सीतामढ़ी और जोगी मारा को। दोस्तों अगर ये पूछा जाए, ये तो हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। अगर पूछा जाए सेंधव नाट्यशाला का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए नोट भी किया है कि भीमबेटिका और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाट्यशाला का प्रमाण पुराविदों द्वारा अनुमान परक है, जबकि मौर्ययुगीन सीतामढ़ी और जोगीमारा से प्राप्त नाट्यशाला का प्रमाण निर्विवाद है। तो दोस्तों आप इसके ये प्रागैतिहासिक काल वाला और सेंधव युगीन वाला भीमबेटका और मोहनजोदड़ो याद रखेंगे। दोस्तों आगे आपको क्या इसमें चर्चा करना है कि ये प्रश्न पूछा गया था कि मौर्योत्तर युगीन नाट्यशाला को क्या कहते हैं? प्रेक्षागार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये दोस्तों 3 जगह से मिलता है मौर्योत्तर कालीन नाट्यशाला। कहाँ कहाँ से? हाथी गुफा, नागार्जुन कोंडा और पुलु भाई। तो ये पुलु भाई कहाँ है? नासिक। तो ये 3 जगह के आपको नाम याद रखने हैं। दोस्तों आपको कोई प्रश्न नहीं, मतलब आपको एक एक प्रश्न को नोट्स बनाना है, क्योंकि ऐसे नहीं पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका नोट्स कंप्लीट नहीं होगा। फिर दोस्तों अब हम लोग चलते हैं चोल साम्राज्य पे। तो चोल साम्राज्य के अभिलेखों में क्या क्या बातें की गई हैं? तो एक दोस्तों नाटक है आर्यकुट्टम। ये 7 अंकों का नाटकों का अभिनय का उल्लेख किस चोल शासक के अभिलेखों से होता है? तो दोस्तों ये राजा राजा चोल थे, उनके अभिलेख, जितने भी राजा राजा चोल के जितने भी अभिलेख लिखे हैं, तो उसमें आर्यकुट्टम नामक एक नाटक का अभिलेख होता है। तो ये किसके? राजराज चोल। तो दोस्तों आपको इसमें क्या याद रखना है? ये भीमबेटका, मोहनजोदड़ो, कौटिल्य का स्टेटमेंट, कलिवर, वंशवर और ये चोल साम्राज्य के अभिलेख। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो इनके अभिलेख थे राजराज चोला के, तो यह अभिलेख एक अभिनेता के भूमिदान दिए जाने का भी उल्लेख करते हैं। वही एक प्रश्न पूछा गया था कि यह अभिलेख, प्रश्न स्टेटमेंट था, यह अभिलेख एक अभिनेता को भूमिदान दिए जाने का उल्लेख करता है। वही किस चोल शासक के अभिलेखों में नर्तक को भूमिदान? तो दोस्तों ये ऊपर वाला जो राज राजा चोल का था, ये अभिनेता को भूमिदान का उल्लेख करता है। ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस अभिनेता का, तो होगा राजराज चोला। लेकिन अगर पूछा जाए कि वही किस चोल शासक के अभिलेखों में नर्तकों को भूमिदान, तो इन्होंने क्या किया? राजराज चोला ने अभिनेता को जितने अभिनेता थे उन्हें भूमिदान दिया, लेकिन ये चोल शासक नर्तकों को किसने भूमिदान दिया? तो राजेंद्र चोल के जितने भी अभिलेख थे उनमें साक्ष्य मिलते हैं। अब दोस्तों राजेंद्र चोल ने एक काम और किया था, इन्होंने राज राजेश्वर नामक नाटक का मंचन किया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस राज राजेश्वर नाटक का मंचन किस चोल शासक ने करवाया था, तो दोस्तों इसका होगा आंसर राजेंद्र चोल। ये सब प्रश्न अभी आए हुए नहीं है, अगर आएंगे जिस दिन होंगे उस दिन होंगे लोग क्लीन बोल्ड। दोस्तों अगला प्रश्न अगर पूछा जाए कि चोल साम्राज्य से ही कि किस चोल शासक के काल में नाना विद्या नाट्यशाला का निर्माण किया गया, तो दोस्तों उसका आंसर होगा कुलोत्तुंग चोल। तो आपको ये सभी चोल साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न याद रखने। अब हम दोस्तों चलते हैं नाट्यशास्त्र की पुस्तकों की तरफ, और फिर कुछ और नाट्यशास्त्र से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, उनकी भी दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र की पहली पुस्तक है सारीपुत्र प्रकरण, अश्वघोष की है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है। मृच्छकटिकम है शूद्रक की है। तो ये जो आपको मैंने आपको बताया था PNR, पी से प्रियदर्शिका, रत्नावली और एन से रत्नागानंद, ये सम्राट हर्ष की है। हरिकेल नाटक विग्रह राज का है। 10 रूपक धनंजय की है। ललित विग्रह राज सोमदेव की है। पार्थ पराक्रम व्यायोम प्रहलादन की है। चंड कौशिकम किसकी है? क्षेमेश्वर की है। रंभा मंजरी किसकी है? जयचंद की है। रामाभ्युदय किसकी है? यशोवर्मन की है। मालती माधव या उत्तम रामचरित या महावीर चरित किसकी है? भभूति की है। कुंदमाला किसकी है? श्रीहर्ष की है। चंड कौशिक और नेसदानंद किसकी है? क्षेमेंद्र की है। कर्ण सुंदरी किसकी है? बिलड़ की है। प्रसन्न राघव किसकी है? जयदेव की है।
पारिजात हरण किसकी है? उमापति धर की है। बाल रामायण या बाल महाभारत या विदुषाल भंजिका किसकी है दोस्तों? राजशेखर की है। तो दोस्तों आपको ये किताबें आपको कर लेना है नोट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों नाट्य शास्त्र से रिलेटेड जो अन्य प्रश्न प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत का लिखे जाने वाला पहला नाटक कौन है? तो दोस्तों ये सारिपुत्र प्रकरण है, इसका डिटेल से हम आपको कहानी सुनाएंगे जब हम लोग आगे सिलेबस को धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो संस्कृत में लिखे जाने वाला पहला नाटक कौन सा है? सारिपुत्र प्रकरण। दोस्तों ये सारिपुत्र प्रकरण के अंश कहाँ से मिले थे? तो तुर्फान या मध्य एशिया से मिले थे। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अश्व घोष ने जो सारिपुत्र प्रकरण लिखा है, तो अश्व घोष द्वारा लिखे जाने वाले नाटक सारिपुत्र प्रकरण के अंश कहाँ से, किस बिहार से लिए गए हैं? तो दोस्तों तुर्फान से। अब दोस्तों ये जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, तो इससे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि एकमात्र नाटक कौन सा है जिसमें नायिका का पात्र का अभाव है? तो कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें नायिका का अभाव है? तो दोस्तों है वो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और दोस्तों मुद्रा राक्षस के बारे में आपको और बताना चाहेंगे जो विशाख दत्त की है। तो इसमें प्रश्न में आप ये भी याद रखिए कि जो मुद्रा राक्षस है, तो ये आपको ये याद रखना है, सॉरी, ये जो मृच्छकटिकम है शूद्रक की, तो दोस्तों जो शूद्रक की मृच्छकटिकम है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि शूद्रक की मृच्छकटिकम में मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों दो हैं, एक उज्जैनी की गणिका थी बसंत सेना, और चारुदत्त थे एक ब्राह्मण व्यापारी। इनकी दोस्तों प्रेम कथा है। तो दोस्तों यही पूछा जा सकता है कि मृच्छकटिकम में के मुख्य पात्र कौन है? प्रेम कथा है। तो आपको ये याद हो गया कि मृच्छकटिकम क्या है? एक प्रेम कथा की एक नाटक है। दोस्तों अगर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मृच्छकटिकम से ही कि किस नाटक में पहली बार समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के पात्रों को स्थान मिला है? तो आपका इसका भी आंसर मृच्छकटिकम होगा। और अगर दोस्तों आप चला जाएगा हर्ष से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं हर्ष के नाटकों से, तो हर्ष का पहला नाटक कौन हर्ष ने लिखा? तो दोस्तों प्रियदर्शिका। आप याद रखिए PNR, तो पी से निकलेगा प्रियदर्शिका। तो हर्ष का ये पहला नाटक था। और हर्ष का अंतिम रचना कौन थी? नागानंद। क्योंकि मैंने आपको बताया PNR, तो पहला होगा प्रियदर्शिका, दूसरा हो गया बीच वाला नागानंद। तो आपको ये याद रखना स्टार्टिंग के, ये पहला ये दूसरा। तो P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद। तो पहला हो गया प्रियदर्शिका, दूसरा हो गया हर्ष का अंतिम नाटक नागानंद। फिर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि बौद्ध धर्म से प्रेरित गद्य में लिखित नागानंद ने किस बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है? तो दोस्तों ये है जीमूतवाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्य में लिखित नागानंद में किस बोधिसत्व की आत्महत्या की कहानी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जीमूतवाहन। तो जीमूतवाहन में किस है? बोधिसत्व की आत्महत्या की कहानी है। तो दोस्तों आपको ये नागानंद में किस बोधिसत्व की आत्महत्या की कहानी है? जीमूतवाहन। अब दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वप्रथम किसने गर्भ नाटक दोस्तों को क्या कहते हैं? उपनाटक की शुरुआत की? तो दोस्तों हर्ष ने। अगर ये प्रश्न दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा गया एकमात्र नाटक कौन सा है? तो कर्पूर मंजरी। तो दोस्तों ये सब वन लाइनर प्रश्न है, ये इसमें से लगभग 70% आए हुए हैं। तो आप लोग ये सबका इसका नोट्स बना लीजिएगा। कोई पॉइंट अगर आपको ना समझ में आए तो आप हम लोग जरा सुपर फास्ट करते हैं रिवीजन। तो दोस्तों हमने क्या किया था, ये भरत मुनि वेद वाला देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था? वेद, भरत मुनि, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जितने नाट्यशास्त्र से कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ऋग्वेद के संवाद सूत्र देखा, अभिनव गुप्त देखा, मौर्योत्तर काल देखा, भास के 13 नाटक देखे, 13 नाटक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इनकी चर्चा की, भारत के प्रथम श्रेष्ठतम नाटककार देखे, रोमांटिक ड्रामा के निर्माता देखे, मात्रगुप्त देखे। उसके बाद दोस्तों हमने ये अभिलेखी साक्ष्य देखे, इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनके देखा। फिर ये भीमबेटका, मोहनजोदड़ो, ये पतंजलि का महावास के ये प्रश्न देखे। फिर ये जो चोल डायनेस्टी के अभिलेखों से क्या प्रश्न पूछे गए वो देखे। फिर नाट्यशास्त्र की प्रमुख प्रश्नें देखी। फिर हमने देखा ये नागानंद और हर्ष वाले से क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो देखें। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे भी कुछ नया करने का मन होता है। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सजेस्ट करें, जिससे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। अन्य किसी टॉपिक पे शीघ्र मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।